अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है इंटरनल एनर्जी के बारे में। हमने लास्ट देखा कि आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के तहत हमने प्रेशर को स्टडी किया तो पता चला था कि आपका प्रेशर टेम्परेचर प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंडेंट होता है काइनेटिक एनर्जी के। तो अब हम देखेंगे कि असल में उससे क्या मुराद होती है, तो वो आज हमें ये टॉपिक समझाएगा। टॉपिक का नाम है इंटरनल एनर्जी। अब हम जानते हैं कि एनर्जी मुख्तलिफ शक्लों में हो सकती है। थर्मल, मैकेनिकल, काइनेटिक, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर। और अगर एक सिस्टम आप देखो तो ये सारी मिलके एक टोटल एनर्जी का रूप ले रही होती हैं। यानी किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी देखनी हो तो ये सारी हमें देखनी पड़ेंगी। अब उनमें से कुछ डोमिनेंट होती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ सिस्टम में अवेलेबल ही नहीं होती। तो जो अवेलेबल होती हैं वो मिलकर टोटल एनर्जी बना रही होती हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स की एक खास बात ये है कि ये हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताती टोटल एनर्जी की। यानी एक फिक्स वैल्यू हमें नहीं पता चलती टोटल थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी की। तो हमें पता क्या चलता है कि चेंज कितनी आई, कि टोटल एनर्जी में बदलाव कितना आया। तो इसका मतलब अब जब आप बदलाव देखोगे तो आप किसी रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से देखोगे कि पहले इतनी है अब इतनी है। तो आप वो रेफरेंस पॉइंट जीरो भी ले सकते हो अपनी आसानी के लिए। कन्वीनियंट हम सिस्टम को असाइन कर देते हैं कि इस जगह वैल्यू जीरो थी, ठीक है। तो आपके पास इसका मतलब ये जो मैंने अब असाइन किया कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो मेरे जो अब आंसर दूंगा वो आंसर जो मेरे पास टोटल एनर्जी की चेंज आएगी वो रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्योंकि मैंने तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने वाली चेंज देखनी है। तो वो रेफरेंस पॉइंट हो ना हो तो वो आपको चेंज तो पता चल जाएगी वैसे ही। तो ये जनाब अब आपके पास बेसिक की पॉइंट है कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स में होते हैं तो हमें एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने वाला बदलाव सिर्फ देखना होता है, वो एनर्जी आपके जो टोटल एनर्जी में चेंज कितना आया। अच्छा, तो जो थर्मोडायनेमिक्स है अब आपके पास, इसको समझने के लिए हम एनर्जी को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं या दो ग्रुप्स बना लेते हैं। एक को नाम दे देते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक को माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या है कि वो जो आपके पास सिस्टम में है एज अ होल, यानी बाहर वाले किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से आपने अपने सिस्टम की एनर्जी को देखा। एज अ होल जो एनर्जी थी वो काइनेटिक और पोटेंशियल की शक्ल में होंगी। तो इसका मतलब ये जब जिन एनर्जीज का मैं जिक्र कर रहा हूं काइनेटिक और पोटेंशियल, ये अब कहां से आएंगी? ये आपके पास रिलेटेड है मोशन के साथ। ये आपके एक्सटर्नल फैक्ट जैसे ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, सरफेस टेंशन के साथ, यानी जो विद आउटसाइड जो फ्रेम रेफरेंस है उसके लिहाज से आपने अपने सिस्टम को देखना है और उसमें मोशन और उसका एक्सटर्नल फैक्ट जैसे ग्रेविटी है उसके लिहाज से जो एनर्जी उसके पास है तो वो चीज कहलाएगी मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, यानी अब आप कह सकते हो अगर सिस्टम के पास एनर्जी है जो उसकी मोशन की वजह से है रिलेटिव टू सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से वो एनर्जी देखी जा रही है, तो वो मोशन में हो सकती है तो काइनेटिक कहलाएगी। अगर वो ग्रेविटेशन में है यानी आपने सिस्टम को देखा कि एक सिस्टम की एलिवेशन है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी होगी। बात समझ आ गई? तो यानी विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप देख रहे हो, आउटसाइड फ्रेम ऑफ रेफरेंस देख रहे हो। मगर जब मैं बात करता हूं क्लोज्ड सिस्टम की, तो इसका मतलब अब आपके पास इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, एज अ होल, एज अ होल तो कोई आपकी ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, किसमें? क्लोज सिस्टम में। तो फिर अब अमल किसका आएगा? माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी का। अब माइक्रोस्कोपिक जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये हमारे पास जो सिस्टम के अंदर गैस है या जो भी है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, उसकी मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पे डिपेंड करती है। ये आपके पास जो बाहर सिस्टम से बाहर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उन पे डिपेंड नहीं करती। तो इसकी की पॉइंट ये है कि ये आउटसाइड जो आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उन पे डिपेंड
नहीं करती। ये सिर्फ डिपेंड किस पे करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे और डिग्री ऑफ मॉलिक्यूलर एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही होती है। तो जनाब ये जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी होगी इस फॉर्म की, इसे हम इंटरनल एनर्जी कहेंगे, तो इसे हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब अब सादा बात दोहराता हूं कि इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हो रही है हमारे सिस्टम के अंदर उसकी वजह से होगी। यानी वो जो आप मॉलिक्यूलर एक्टिविटी से मुराद है उस मॉलिक्यूल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है उसको देखेंगे, मगर रिप्रेजेंट इसे यू से करेंगे। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कोई इसके अलावा कोई और फॉर्म नहीं है तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगी, तो हम कहेंगे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। इसके नीचे देखो मैंने मैक्रो लिख दिया है और यू लिख दिया, इसके नीचे माइक्रो लिख दिया। अब मैंने ये भी कह दिया कि क्लोज सिस्टम होगा तो आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल यानी मैक्रो वाले फैक्टर खत्म हो जाएंगे, सिर्फ माइक्रो वाला फैक्टर रह जाएगा आपके पास। और अब इसका मतलब, और वो माइक्रो यू जिसे लिखा हुआ है वो इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक होगी बात। अब आप कह सकते हैं कि भाई अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी करते हैं तो मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं जो किसी मूव कर रहे हैं उनके पास कुछ वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हम उसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का नाम देंगे, जैसे आप ये देख सकते हैं। फिर अगर आप पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स में चले जाते हैं तो वो रोटेट कर सकते हैं, तो उनकी रोटेशन की वजह से जो एनर्जी होगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और इसी तरीके से पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर सकते हैं कॉमन सेंटर पे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उनके बैक एंड फोर्स से जो एनर्जी एसोसिएट होगी वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपने देखा कि आपके पास जब हम मॉलिक्यूलर एक्टिविटी को देख रहे हैं तो वो भी किसकी लैंग्वेज में देख रहे हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल की। ठीक होगी बात। तो आपके पास ये एक बेसिक सा की पॉइंट है। अब आपके पास जो गैसेस हैं वो काइनेटिक एनर्जी आपके पास ज्यादातर ट्रांसलेशनल और रोटेशनल होती है, वाइब्रेशनल हायर टेम्परेचर पे जाके ज्यादा सिग्निफिकेंट होती है, आम डेली लाइफ या रूम टेम्परेचर पे ज्यादा सिर्फ ट्रांसलेशनल या रोटेशनल या फेस करेंगे। अब जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, आप एवरेज वेलोसिटी है या जो डिग्री ऑफ एक्टिविटी जिसे हम कह रहे हैं वो टेम्परेचर के आपके प्रोपोर्शनल है। यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाएगी यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब आपके टेम्परेचर बढ़ते हैं तो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम कहते हैं सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। बात समझ आ गई। तो अब ये चीज हमने पढ़ी इंटरनल एनर्जी के बारे में। ये सिस्टम के पास एनर्जी है, ये जो सिस्टम के पास एनर्जी है ये बाउंड्री क्रॉस भी कर सकती है। किस सूरत में, हीट की सूरत में या वर्क की सूरत में। यानी अब सिस्टम एनर्जी पोजेस करता है, वो एनर्जी हमारे सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस कर सकती है। तो मैंने लिखा हीट और वर्क की सूरत में। तो आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो एनर्जी ट्रांसफर होगी हीट से कैसे होगी, वर्क से कैसे होगी। तो ये बहुत अहम टॉपिक है कि एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट का मैकेनिज्म क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर बाय वर्क कैसे होता है, और उसके अंदर फिर मुख्तलिफ शर्तें आ जाती हैं। तो वो सारे हमारे आने वाले टॉपिक में है। आज का लेक्चर सिर्फ इंटरनल एनर्जी का बेसिक समझाना था कि सिस्टम के पास मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं जो मिलकर टोटल एनर्जी बना रही होती हैं। अगर क्लोज सिस्टम है तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज नहीं, मैक्रोस्कोपिक एनर्जी नहीं होगी, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक होगी। माइक्रोस्कोपिक भी किसकी वजह से होती है, आपके पास जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी हो रही होती है या मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर जब मैं बोलता हूं तो पॉलीटॉमिक में जैसे रोटेशन आ जाती है, तो उस वजह से जो एनर्जी आ रही है अब वो बेसिकली हमारे सिस्टम की माइक्रो स्कोपिक इंटरनल एनर्जी बनेगी या इंटरनल एनर्जी बनेगी। ठीक होगी बात। तो माइक्रोस्कोपिक को ही हम इंटरनल एनर्जी का नाम देते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर शुरू में सबसे अहम बात पढ़ी कि थर्मोडायनेमिक्स में हम एब्सोल्यूट वैल्यू एनर्जी की नहीं बताते, हम हमेशा चेंज डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसे हम पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन की लैंग्वेज में भी डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।